हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू विल गुड ऑल। तो मैं आज आपको आरपीएफ कांस्टेबल आरडब्ल्यू पे जो मिनी मॉक चल रहा है उसका मैथ का सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। मैथ मिनी मॉक का जो 13 फरवरी 2025 को आरडब्ल्यू टेस्ट ऐप के ऊपर आया है आरपीएफ के लिए। तो इसको चलिए आइए करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन मैंने इसको सॉल्व कर लिया था, जिसमें से मेरे 35 में से 33 सही है, एक गलत है, एक अनअटेम्प्ट रहा था। तो मैं आपको पूरा 35 के 35 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा किस तरह क्वेश्चन हम इजी और आसान ट्रिक में कर सकते हैं। ये दिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी पिज्ज़ा के 2/3 भाग का मूल्य 300 रुपये हो तो पिज्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि पिज़्ज़ा का 2/3 भाग या 2/3 भाग का मूल्य बता रहे हैं 300 रुपये, यानी कि ये सिर्फ इसके 2/3 भाग का मूल्य 300 बता रहे हैं। अगर हम इसका मूल्य निकालेंगे तो ये इधर इससे ये कट जाएगा, तो ये कटेगा तो आ जाएगा दो। दो से 300 काटेंगे तो 150, और ये नीचे भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा। तो इस पिज़्ज़ा की रेट है 450 रुपये। ठीक है। इसके बाद में आगे क्या पूछ रहा है, तो पिज़्ज़ा के 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा। तो ये पिज़्ज़ा का रेट है और इसके 3/5 भाग, तो इसका 3/5 भाग इससे गुना कर लेंगे तो इसका मूल्य आ जाएगा 5 से इसको काटा तो 5 नाम 45, 9 जीरो, इन दोनों गुना किया तो 9 90 एकम 90, 90 दूनी 128, 90 तिया 270। तो पिज़्ज़ा की रेट कितनी होगी, 270 रुपये। ठीक है। तो इसका आंसर है 270। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके अंदर इसको हम ऑप्शन से करना पड़ेगा, क्यों कौन से पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसको ऑप्शन दे कर देता हूँ मैं आपको। तो इसका सब एक चीज़ है, अगर अब लास्ट में जिसके 5 हो, जैसे 25 है, 35 है, 45 है, कोई भी संख्या ले लो जिसके लास्ट में 5 है उसका वर्ग निकालना बहुत आसान है। इसमें क्या करते हैं हम, स्क्वायर किस तरह करते हैं, तो पीछे 5 है उसको पीछे है जैसे जैसे 5 लिख देते हैं, और जैसे 3 है तो जस्ट अगले वाला इस अगले वाली संख्या से गुणा कर ले, 3 दूनी 6, तो 25 का स्क्वायर होगा 625। उसी तरह हम 35 से कर लेते हैं, लास्ट में 5 है तो 25 पचम 25 लिख देते हैं, और 3 से जस्ट अगले वाली संख्या 4, तो 3 चौक 12, तो 35 का स्क्वायर होगा 1225। उसी तरह 45 का भी हो जाएगा, 5 है लास्ट में तो पचम 25 लिख देंगे, और 4 से जस्ट अगले वाली संख्या है 4 पंजो 20, तो 45 का स्क्वायर हो जाएगा 2025। इसी तरह हम जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकालना आसान होता है, मैंने आप सब पे ट्राई करके देख लेना, ये निकल जाएगा। अब इसमें पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो हमने 2025 को देखा सबसे पहले, 2025 तो स्क्वायर है, जैसे अब यहाँ पे निकाल के देखा है 45 का। अब इन ये बड़ी संख्या है, ये हमें उतनी पता नहीं है, इसका इसका निकालना पड़ेगा, लेकिन हमें इस पे आके देख लेते हैं। अब इसमें से सबसे पहले 35 का स्क्वायर होता है 1225। अब 35 का स्क्वायर 1225 हो गया है, तो 1250 36 का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि 36 के स्क्वायर में अगर हम करेंगे स्क्वायर पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। तो 6 चंग, जैसे मैं दिखा देता हूँ 36 का स्क्वायर, तो लास्ट में 6 चंग 36 आएगा 6, तो इसमें 6 तो है ही नहीं, इसका मतलब यही गलत है, और ऑप्शन हम इस 1250 को करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन एक दिन 60 कमाता है और दूसरे दिन 50 खर्च कर देता है। वह तीसरे दिन से फिर से 60 कमाता है और चौथे दिन 50 खर्च कर देता है, और बाकी दिन भी यही क्रम चलता रहता है। किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपये होंगे। तो हमें ये निकालना है कौन सा दिन होगा जिस जिस दिन वह खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपये हो जाएंगे, तो हमें दिन बताना है। तो हम इसका निकाल लेते हैं। पहले दिन वह 60 रुपये कमाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम साइड में, वह 60 रुपये कमाता है। ठीक है, 60 रुपये कमा लेता है। उसके बाद में बता रहे हैं दूसरे दिन 50 खर्च कर देता है। तो 60 कमाता है और दूसरे दिन अगले दिन 50 खर्च कर देता है, तो उसको कितने रुपये पास बचे, उसके 10 रुपये। यानी वह 2 दिन में सिर्फ 10 रुपये कमाता है। 2 दिन का हिसाब 10 10 रुपये का, क्योंकि पहले दिन में 60 कमाता है, दूसरे दिन 50 खर्च कर देता है। तो एक और एक 2 दिन, 2 दिन में 60 कमाता है, 50 खर्च कर देता है, तो 2 दिन के अंदर उसके पास ओवरऑल 10 रुपये बचे। फिर यही आगे उसका क्रम चलता रहेगा, अगले 2 दिन में फिर वो 10 कमाएगा, अगले 2 दिन में फिर वो 10 कमाएगा। तो हम इस तरह वो कमाता रहेगा। क्वेश्चन पूछा गया किस दिन खर्च करने से पहले, खर्च करने से पहले, ये इस लाइन को हमें ध्यान रखना है। खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपये होंगे, तो हमें उसके पास 200 रुपये होंगे। अब वो कमाता कितना है 60, तो इसको 200 से हमें 60 को माइनस कर देना है, हमेशा इसी तरह करना है। ये 200 से 60 को माइनस करने के बाद कितने रुपए बचे, 140। तो ये हो गया उसको खर्च करने से पहले 140। 140 रुपये उसको कितने दिनों में बन रहा है ये हमें बताना है।
तो 2 दिन के अंदर 10 रुपये बन रहे हैं, हमें पता है, अभी हमने निकाला था। 60 रुपये कमाता है, 50 खर्च कर देता है, तो 2 दिन में 10 रुपये बचता है। उसी तरह अब उसके 140 रुपये कितने दिनों में होंगे, तो हमें ये लिख लेते हैं। 2 दिन के अंदर वह 10 रुपये कमाता है, तो अब उसको 140 बनाने के लिए कितना हुआ, गुणा 14 हुआ। तो इधर भी गुणा 14 हुआ, तो इधर भी हम गुणा 14 कर देंगे, गुणा 14, तो 14 × 28 दिन। तो वह 28 दिन के अंदर 140 रुपये कमा लेता है। तो 28 दिन का हिसाब है कि 28 दिन के अंदर वो 140 रुपये कमा लेता है। अब ये पूछ रहा है कि 200 रुपये किस दिन खर्च करने से पहले उसके पास 200 रुपये होंगे। तो 140 रुपये तो कमाया हुआ है। अब अगले दिन 29वां दिन होगा, 28 दिन तो ये हो गए, अगले दिन एक और, तो ये 29वां दिन आएगा। 29वें दिन वो 60 रुपये कमाएगा, तो 60 रुपये कमाते हैं उसके पास हो जाएंगे 200 रुपये। तो इसने पूछा है कि खर्च करने से पहले, तो किस दिन खर्च करने से पहले, तो अभी कमाया हुआ खर्च करने की जरूरत है नहीं। तो 200 रुपये उसके पास हो गए, तो वही दिन पूछ रहा है 29वां दिन, तो इसका आंसर होगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि 11/12 और 7/8 के बीच अंतर बताना है, यानी हमें इन दोनों भिन्नों को माइनस करना है। तो 11/12 माइनस 7/8, तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 12 और 8 का एलसीएम लेंगे 24। तो 12 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, 12 × 12, 12 × 24, 2। इस 2 को 11 से गुणा कर लेंगे, तो 11 × 11, 11 दूनी 22। चिन्ह माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। 8 का भाग 24 कितनी बार जाएगा, 4 बार। 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 तेरह 24, सॉरी 3 बार जाएगा, यहाँ पे सही है 24। इसका जाएगा ये 3 बार। 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो फिर 3 को इस 7 से गुणा कर लेंगे, तो 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/24। इसका आंसर होगा 1/24। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 1/24 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, इसको हल करना है। तो ये बोर्ड मास के नियम से हिसाब से होता है, ये जोड़ भागी बोर्ड मास। इसमें बोर्ड मास नहीं लगेगा, इसमें वी बोर्ड मास लगेगा। वी बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास से पहले वी बोर्ड मास। वी का मतलब होता है वेनेकुलम, ऐसा कुछ। इसका मतलब होता है जो ये ऊपर बार होता है, इसको पहले ब्रैकेट से पहले भी इस बार को सोल्व करना पड़ता है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो हम इस बार को सोल्व कर लेते हैं। पहले इसको बार जो जिन जिन पे बार है वो सोल्व होगा, तो इसको चिन्ह को अभी भूल जाओ, अभी इनको इनका देखना है, हमें पहले बार को सोल्व करना है। तो 7 और 4 को हम गुणा करेंगे, तो 7 चौक 28 होगा। फिर 28 को हम 112 से भाग देंगे। 112 को 28 से हम भाग देंगे, तो ये जाएगा पूरा पूरा 4 बार। ठीक है, फिर इस 4 को हम 25 से माइनस कर देंगे, तो 25 में से 4 निकाले तो बच्चे कितने, 21। ठीक है, अब इस ब्रैकेट ये सोल्व हो गया, इसका मान है 21। अब बाहर निकले तो ये प्लस का 21 है, इधर माइनस का हो जाएगा। तो 37 में से 21 गए, कितने बच्चे, तो हम 37 में से 21 निकाल लेते हैं। तो 7 में से 1 गया 6, 3 में से 1 गया 16, तो यहाँ तक आगे इसका मान हो गया 16। अब फिर ये प्लस का है, फिर ये माइनस, इसके माइनस का 16 बन जाएगा, तो माइनस का 16 बन जाएगा। तो अब 40 से अगर हम 40 से 16 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, 3 में से गया 2, तो 24। ठीक है, अब यहाँ तक इस पूरा ब्रैकेट का आ गया 24। फिर 144 से हम 24 से भाग दे देंगे, तो 144 को हमने 24 से भाग दिया, तो कितना आया, ये पूरा पूरा जाएगा 6 बार। क्योंकि 24 पंजे 120 होता है, 24 6 144 होगा, तो इसका आंसर होगा 6। तो इसका आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दिखा देता हूँ, ये 6 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये कितने क्वेश्चन बता रहा है, किरण के पास 24 सफ़ेद मनके हैं और रेशम के पास 18 काले मनके हैं। वे इनको इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो और प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले मनके या केवल सफ़ेद मनके हो। मनकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकते हैं। तो अधिकतम संख्या की बात किया गया है और जिसे पंक्ति में हम ये व्यवस्थित कर सकें। तो 24 और इस पूरे क्वेश्चन का सिर्फ इतना ही आंसर है, हमें 24 और 18 का एचसीएफ बताना है। तो 24 और 18 का एचसीएफ, 24 और 18 का एचसीएफ होगा तो किसी भी लाइन में बनेंगे वो समान लाइनें बनेंगी। तो 24 और 18 का हमें एलसीएम बताना है। ठीक है, तो 24 और 18 का एलसीएम बताना है, मैं नीचे दिखा देता हूँ। 24 और 18 का एलसीएम बताना है। तो 24 और 18 का एलसीएम कितना होगा, जो सब बड़ी से बड़ी संख्या जो 24 और 18 से पूरी पूरी कट जाए। तो हमें अगर इसमें बात करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या 6 होगी, जो 24 और 18 से पूरी कट जाएगी। तो 6 को देगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। अब इसके बाकी बड़ी संख्या कोई घटेगी नहीं जो पूरी इनसे डिविजिबल होगी, तो इसका एचसीएफ होगा 6। तो इसका आंसर भी होगा 6। ये दिखा देता हूँ आंसर, ये 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि हरी के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% कटौती की जाती है। शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है। अंत में उसके और खर्च किया जाता है और शेष राशि का 10% की चिकित्सा पर होता है। अंत में उसके पास 42,840 शेष बचते हैं। उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। तो इसका कुल वेतन ज्ञात करने के लिए ये वन लाइनर हो सकता है। जैसे अभी मैं इसको बता देता हूँ आपको सोल्व करके एक लाइन में। पहले हमें पता नहीं है वो संख्या, उसका कुल वेतन क्या है, उसको हम मान लेते हैं ए। और ये बता रहे हैं कि हरी के वेतन घर के किराए के रूप में 15% की कटौती होती है। तो 15 का फ्रैक्शन क्या होता है? 15 का फ्रैक्शन होता है 15/100। तो इसका फ्रैक्शन की बात करेंगे 3/20 होगा। और 15 का फ्रैक्शन हो जाता है ये 3/20। तो अगर 15% की कटौती हो जाएगी तो अगर 20 में से 3 चले जाए कितने बचेंगे? 17। तो अब उसके पास बचेंगे 17/20। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट बता रहे हैं कि शेष राशि का, अभी ये 17/20 बचा है। अब शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है। 20 का फ्रैक्शन कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 1/5। तो 5 में से 1 चला जाएगा और शेष कितने बचेंगे? 4/5 बच्चे उसके पास। और आगे बता रहा है कि और शेष राशि का 10% उसकी चिकित्सा पर खर्च हो जाता है। तो 10% का फ्रैक्शन कितना बनेगा? 1/10। तो अगर 10 में से 1 चले जाए कितना बचेगा? 9/10 बचेगा। तो उसके पास अब 9/10 बच गए हैं। तो अंत में उसके पास 42,840 रुपये बचते हैं। तो ये पूरे का मान 42,840 है। 42,840। तो हम नीचे इसको कर लेते हैं 42,840। तो ये जो नीचे इसके अंदर इस साइड के अंदर बराबर की इस साइड में जो नीचे होगी भाग में, वो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगी। और इधर जो गुणा में होगी वो नीचे आके भाग में आ जाएगी। तो ये सब ऊपर चले जाएगी, इसके साथ गुणा हो जाएंगी ये सब। तो 20 × 5 × 10 और ये सब ऊपर जो गुणा में वो भाग में आ जाएगी नीचे। तो 17 × 4 × 9। 17 का हम इसको काट देते हैं 17 से। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34। लास्ट में कितना बचा? 8 बचा। तो 8 और 8 88 हो गया। तो 17 17 17 85। ये 5 बार जाएगा 17 85। उसके पास कितना बचा? 3। तो 3 और 4 बन के हो जाएगा 34। 17 दूनी 34 और ये 0 को 0। तो ये कट गया ऐसे पूरी बार। अब इस 9 से इसको काट लेते हैं। तो 9 से काटने पर 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 2 बार गया, कितना बचा? 18। 25 में से 18 गया 7। फिर 2 बचा तो 72। तो 9 अंटी की 72, ये 8 बार चला गया और 0 का 0। और 4 से इसको काट देते हैं। 4 से इसको काटा तो आ जाएगा 4 4 7 28 70। फिर लास्ट में संख्या गुणा कर लेंगे 70 × 20 × 5 × 10। तो इसको 7 दूनी 14। और इन तीन जीरो को एक साथ लिख देंगे 1 2 3। तो ये 1 0 2 0 3 0 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 4 की 70। तो ये पहले उसके पास संख्या थी 70,000। तो ये आंसर भी दिखा देता हूँ, ये 70,000 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया, यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान सवाल है। इसको हमें क्या करना है, जो पूछ रहा है उसका हमें सूत्र याद होना चाहिए इसमें। जैसे जो आयत का क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो आयत का क्षेत्रफल क्या सूत्र क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है। तो इसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई बताया कि इसने बताया कि लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है। तो हमें इसको इस तरह करना है, 15% बढ़ जाती है तो 20 से 15 का फ्रैक्शन होता है 3/20। तो 20 से 23 हो जाती है। तो 20 से कितनी होगी? 23। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 20% घट जाती है। तो ये 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो 5 से ये 4 हो जाती है। फिर अगर ये कट रहा है तो इसको काट देते हैं। जैसे इसको ये 5 बार चला जाएगा, 4 5 20, तिरछा काटना है। तो हो गया 5, तो 55 25 और ये 23। तो ये इसका कितना कम हुआ? इससे 2 कम हुआ। किससे हुआ? पहले ये संख्या थी तो 25 से, और गुणा 100। 25 का 100 में गया 4 बार, तो 8% कम हो जाता है। तो इसके परिवर्तन होगा, इसमें 8% कम हो जाएगा। जैसे इसमें लिखा भी गया है, दिख रहा है 8% कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें कि एक पुराने फ़ोन को 6,060 रुपये पर बेचने पर रंजीता को उसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। 13% लाभ प्राप्त करने के लिए रंजीता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो इसमें क्या है, इसमें क्या बताया गया, इस पुराने फ़ोन को 6360 बेचने पर रंजीता को उसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम रुपये मिलते हैं। तो उसने पहले 100 रुपये में खरीदा था मान लो, तो 100% अभी इसको 47% कम मिल रहा है। तो इसको कितना मिलेगा? उसको
53 ही मिलेगा। सौ में से हम 47 निकालेंगे तो 53 बचेगा। तो 53 की वैल्यू बता रखा है 6360। तो इसको 53 को हम 6360 के इक्वल लिख लेते हैं। तो इसको हम काटेंगे तो 53 एकम 53, फिर बचेगा 63 10 और 106, तो 53 दूनी 106 होता है, तो ये 120 बार चला जाएगा। तो इसका पहले की वैल्यू इसकी 12,000 होगी। ठीक है। अब इसमें आगे क्या पूछा है कि 13% लाभ प्राप्त करने के लिए रजिता को इसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तो हमें इस पे 13% और लाभ और चाहिए। तो इस पर 13% लाभ लाभ के लिए हमें इसको इसका 10%, तो 10 हटाए तो ये 10% निकल जाएगा। बताइए तो इसका 10% कितना हो गया 1200, और इसको अब 3% और निकालना है। तो 10% 10 हटाने पे 20 हटाने पे 1% हो जाएगा। तो इसका 1% 120, तो हमें 3% निकालना है। तो 120 इंटू 3, तो ये कितना हो गया ये हो गया 360। 120 को 3 से गुणा करेंगे 360। तो इसको ये इसका 13% 1200 को हो जाएगा इसका हो जाएगा ये 1560। ठीक है। तो अब इसको हम इसमें जोड़ देते हैं। 12,000 में 1560 जोड़ देंगे तो इसको अब 13% लाभ है, अब उसको मिलेगा 13,560। इन दोनों को जोड़ने पे 13,560 होगा। तो इसका आंसर होगा 13,560। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको एक बार वापस बता देता हूँ कि इसने पुराने जो इसने खरीदा था उससे उसको 47% कम मिलता है। तो उसको अगर 47% कम मिलेगा तो उसको 53% मिलेगा। और 53 का मान ये बता रखा है 6,360 है। तो अगर 53 को 6,360 से हम काटेंगे तो ये जाएगा पहले 53 को 63 से एक बार जाएगा, फिर 10 बचेगा, फिर 106 हो गया, फिर 53 को 106 में 2 बार जाएगा और ये जीरो लिख देंगे। 100 इधर 100 बनाने के लिए ये 1% की वैल्यू थी 120, फिर 100% इधर 100 बनाने के लिए 2 जीरो, तो 2 जीरो इधर लगा दिए। तो इसको पहले मूल्य इसका 12,000 हो गया। अब इसको हम 13% लाभ में और बेचना है, 13% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो 120 का अगर हम 13% लाभ निकालेंगे तो बनेगा 1560। फिर इन दोनों को जोड़ के हम बता देंगे तो 13,560 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि तीन संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्या 3 है 3:5:2 के अनुपात में। तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या हमें बताना है। तो हमें तीनों संख्याओं बड़ी ये हमें ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या ये 5 है और 5 में 3 ऑप्शन कट रहा है 60, 35 और 75। तो ये 5 से 3 डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमें इसको क्वेश्चन से मेथड से जाना पड़ेगा। मेथड से जाने के लिए इसको हम मान लेते हैं ये पहली संख्या 3 है अनुपात में, दूसरी संख्या 5 1 के अनुपात में और तीसरी संख्या 2 1 के अनुपात में। तो इनका मान दिया गया 10,290। ठीक है। तो इनको गुणा कर लेंगे, 3 पंजो 15, 15 30 30, और ये एक ए बन के हो गया एक क्यूब। तो इनकी वैल्यू बताया है 10,290। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तीन को इसको इसमें काटेंगे तो 3 3 की 9, फिर एक बचेगा 3 चौक 12 और 3 3 की 9। तो ये एक क्यूब की वैल्यू आ गई है 343। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। 7 का क्यूब होता है 343। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 5। तो इस 5 एक की वैल्यू इसी 5 की जगह रख लेंगे, तो 5 × 7, तो आंसर कितना हो जाएगा 35। तो इसका आंसर कितना है 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं अमीषा किसी कार्य को सवै 14 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि भव्या उसी कार्य को अकेले करने में 35 दिन लेती है। इसी कार्य को वे चित्रा के साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकती है, तो चित्रा को अकेले इसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन की आवश्यकता होगी। तो अमीषा को ये कितने दिन लगेंगे, अमीषा 14 दिन में कर लेती है, और जबकि भव्या उसी कार्य को 35 दिन में। तो भव्या को लिख दो 35 दिन। वे चित्रा के साथ मिलकर यानी वो दोनों भी साथ करेंगे, तो अमीषा भव्या और चित्रा मिलके ये काम कर देंगे 6 दिन में। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम होगा, इसको एलसीएम यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं। 14 35 और 6 का एलसीएम लिख देते हैं हम। तो 7 बार जाएगा, ये 35 का 35 ये जाएगा 3 बार, फिर 7 का इनमें चल जाएगा 1 बार, 7 पंजे 35 और 3 ये इसका एलसीएम इनको गुना कर लेंगे। 7 दूनी 14, 6 पाँच की 70 और 70, 7 एकम 70 एकम 70, 70 दूनी 140, 70 तिया 210। तो इनका एलसीएम होगा 210। ठीक है। अब 14 का इसमें 210 में देंगे तो भाग करेंगे, तो 14 एकम 14 कितने बचे 7, 4 पाँच की 70, तो ये 15 बार चला गया। 35 को देंगे तो ये जाएगा 35 दूनी 70, फिर 2 बार चला गया 70, 70 140, 210, तो ये 6 बार चला जाएगा पूरा। और 6 को इसमें देंगे तो 6 के हम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 बचे 6 पंजे की 30, तो ये 35 बार चला जाएगा। तो ये अमीषा की कार्य क्षमता है 15, भव्या की कार्य क्षमता है 6। तो इस चित्रा की कार्य क्षमता निकल जाएगी 15 और 6 हो गए 21। तो 35 में अगर हम 21 माइनस करेंगे तो 4 और 1, तो इस
चित्रा की अकेले हो जाएगी 14 इसकी कार्य क्षमता। तो ये बताइए कि चित्रा को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो कार्य तो 240 है और इसकी एफिशिएंसी 14। 240 को 14 से हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 14 एकम 14, बचे 6 और 7 जीरो, तो चौपानी की 70। तो इसको हमेशा को लगेंगे काम पूरा करने में 15 दिन। ये यही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720 और उसके बाद अगले 5 वर्ष में बढ़कर 1020 हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्ष में बढ़ गई होगी 720 और अगले 5 वर्ष में बढ़ गई होगी 10,020। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 820, 920, 1020। तो इन दोनों का डिफरेंस होगा 300। तो ये 300 कितने साल में बढ़ रहा है? 300 बढ़ रहा है अगले 5 साल में, तो और एक्स्ट्रा 5 साल। तो एक साल में कितना बढ़ेगा, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो एक साल में बढ़ रहा है 60। तो बताइए राशि ज्ञात कीजिए। तो एक साल में 60, तो 2 साल में कितने बढ़ गए 120। तो ये बता रहे हैं कि 2 वर्ष में बढ़कर 720 हो जाती है। तो फिर 720 में से 120 माइनस करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी 600। तो वो संख्या पूछ रहे हैं 600, तो इसका आंसर भी होगा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहे हैं कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में समय की 2 गुनी हो जाएंगी। 2 गुनी होने का मतलब है 100% तो वो खुद होती है और 100% एक्स्ट्रा मिल जाता है उसको, यानी वो और 100% ही बढ़ी। तो वो 100% कितने वर्षों में बढ़ी? 30 वर्षों में। तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगी, तो वही ब्याज की दर आ जाएगी। तो 100 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0, 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 से 1/3%। तो वो एक ब्याज की दर आ गई 3 से 1/3%। तो इसका आंसर है 3 से 1/3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही है कि ABC, ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि निम्नलिखित में ग्राफ का अध्ययन करना है और इसमें अच्छे से बताना है। तो दिया गया लाइन ग्राफ ABC में मौजूद स्वेटर शर्टों की संख्या को दर्शाता है। तो ए को 50, बी को 250 और सी को 150। तो इसने पूछा क्या है कि स्टोर ए स्टोर बी में मौजूद स्वेटरों की संख्या में क्रमश 20% और 40% बेची गई, तो बी द्वारा बेचे गए स्वेटरों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इसमें बी और सी दोनों का पूछा है। तो इसमें एक का बता रखा है, एक का 50 है और एक को इसने स्वेटरों की संख्या में क्रमश 20% और 40% बेची। तो ए में 20% बेची, तो 50 का 20% कितना होगा 10। और उसके बाद बी को 40% बेची, तो बी का मान कितना है 250। 250 का 40% कितना होता है, 10% हो जाएगा 25 और 40% हो जाएगा 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तीन 175, 25 चौक 200। तो 250 का 40% हो जाएगा 100। सॉरी, वापस बता देता हूँ। 10% होता है 250 का 25% और इसका 40% निकालेंगे तो 10% 25 होगा, तो 20% 50, 30% 75 और 40% होगा 100। तो इस तरह होगा 100 और ओवरऑल इनकी बात करें तो 110 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी होगा 110। मैं दिखा देता हूँ नीचे आपको 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बताएगा यदि प्रेक्षणों 14, 22, 16, 24, 12, 8, 4, 18, 12 और 10 में से प्रत्येक 10 की वृद्धि की जाए तो नया माध्य कितना होगा। तो इसमें बताया गया है कि पूरा नया माध्य कितना होगा। तो इसमें इन सबको माध्य का मतलब है इन सबको जोड़ के और इनमें जो इतनी संख्या उसका भाग देना है। तो इसका औसत माध्य निकल गया। माध्य का मतलब होता है औसत। तो इन सबको जोड़ेंगे हम 14, 22 इनको, तो ये मैंने आप जोड़ लेना, मैंने जोड़ लिया। इसका होगा 140 और 140, तो इनको जोड़ने पे आएगा 140 और प्लस प्रत्येक में 10 बढ़ रही है। 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में 10 की गुणा करेंगे तो 100 और ये बढ़ गए। तो 140 और 10 हो गए 240 और 10 ये पूरा है, पूरी संख्या ये 10 है। तो इस 240 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 24। तो नया माध्य होगा इनका 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर होगा 24 इसका। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया ये दिए गए चार्ट मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। तो इसमें बताया गया पूरे ओवरऑल चार्ट की संख्या है 12,40,000। तो कंपनी XYZ द्वारा कितने मोबाइल निर्मित किए गए। तो ये पूरा गोल चार्ट दिख रहा है, ये पूरे जोड़ेंगे तो इनका मान होगा 100%। तो इसने बताया गया है कि 100% की वैल्यू बताइए दी गई है। तो हम 100% की वैल्यू लिख लेते हैं। 100% की वैल्यू है 12,40,000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 1% की वैल्यू हो गई इकाई दाई सैकड़ा 1000 10 12,400। अब ये पूछ रहे XYZ द्वारा कितने मोबाइल निर्मित किए गए। तो XYZ द्वारा 12% निर्मित किए गए। तो इनको हम 12 से डिवाइड गुणा कर लेंगे तो 2 जीरो तो है जिसे कि जिसे हो जाएगा और 12 को हम 4 से देंगे तो 12 के 12 12 24 12 36 12 चौक 50 का 8 हासिल का 4।
तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम, किसी में 8 है क्या, तो 8 सिर्फ और सिर्फ इन और इन दोनों के अंदर है। तो आगे और देख लेते हैं। तो 12 दूनी 24, 24 और 4 कितने होगी, 24 और 4 28 का 8, हासिल का 2, 12 के 12 और 2 14, तो 14,000 1,48,800, तो 1,48,800, तो इसका आंसर ये होगा। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर और उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो हमें समचतुर्भुज कुछ इस तरह दिखता है, मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। समचतुर्भुज इस तरह दिखता है, जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है। ये एक तरह का आमने सामने की भुजा समान होती है। तो समचतुर्भुज की इसने बताया गया कि समचतुर्भुज की एक भुजा 26 सेंटीमीटर है। तो हमें इसमें ये विकर्ण होता है, और ये आपसे ये यहाँ पे इन सबको ये 90-90 डिग्री पे अपन काटता है बीच के अंदर। तो ये इसमें बताया गया कि एक भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, तो इसके सभी कोने समान होगी। ये भी 26, ये भी 26, ये भी 26, ये भी 26। और इसने बताया गया एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। तो ये 48 से पूरी है, तो इन दोनों को काटेंगे तो ये 24 और ये 24, तो इन दोनों के आधा आधा में बढ़ जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो हम इसके विकर्ण निकालने का आसान है। जैसे ये दो डिवाइड किया, इसमें ट्रिपलेट लगेगा। ट्रिपलेट जैसे इसमें होता है 5, 12 और 13, तो इसमें लग रहा है इसको काटेंगे तो यहाँ पे 13 आ रहा है, इसको काटा है तो यहाँ पे आएगा 12, तो 13 और यहाँ पे 12, तो इधर ट्रिपलेट लगेगा 5 का, लेकिन ये डबल लग रहा है 10, 24, 26 का लग रहा है। तो यहाँ पे एक एक भुजा आएगी 10 और आगे और हो जाएगा 10, तो ये पूरा विकर्ण मिल के कितना हो जाएगा 20। तो दूसरा विकर्ण की संख्या होगी 20। इस तरह हम आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो हम लिख देते हैं 4 सही 22/7, और आर इसमें बताया गया, आर इसमें नहीं बताया गया, तो आर को हम ऐसे लिख देंगे। और इसका स्क्वायर कितना है 38.5, पॉइंट हटाया नीचे 10 काट लिया, तो 5 का 2 बार 10 बार, और इसको काटा तो 5 7 35 और 5 7 35। इसको काट लेते हैं, तो इसको हम काट लेते हैं इधर से, तो ये 11 का 2 बार जाएगा और 11 इसमें जाएगा 7 बार। ठीक है, तो ये ऊपर जाके यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ऊपर जाके यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और 4 दूनी 8, ये तो r², 4 दूनी 8 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 7 और 7 और 8, 7 और 7 49, तो इसको देखेंगे तो 7 और 7 49 और 8 दूनी 16। तो इसको अगर हम इधर r² है, तो इस r को स्क्वायर से हटाने के लिए यहाँ पे इसको वर्ग लगा देंगे, तो बाहर 49 का 7 का स्क्वायर होता है, और 16 किसका होता है 4 का। तब 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, पॉइंट इसके कितना बचेगा 3, तो 7 चौक 28 और 5 5, 3 2 बचेगा 2, जो 4 5 20, तो 7/4 का 1.75 इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना है 1.75। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आ रही है क्योंकि अभी नया नया हूँ, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूँ, 1 मिनट। एक रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है और 1000 मीटर की लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। तो चाल बराबर हमें पता है, चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसने चाल पूछा रेलगाड़ी की, तो चाल का सूत्र रहता है दूरी बटा समय। तो हमें चाल हमें पता नहीं है, दूरी हमें पता है 500 मीटर तो रेलगाड़ी की और 1000 मीटर लंबी सुरंग की। तो इसमें चाल निकालने की, रेलगाड़ी अब 500 मीटर खुद की लंबाई भी तय करेगी और 1000 मीटर जो सुरंग है उसकी भी लंबाई तय करेगी, तो ये दोनों लंबाई जुड़ेगी। तो इसकी कुल दूरी कितनी होगी, 500 मीटर तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई और 1000 मीटर सुरंग की, तो 500 और 1000 कितने हो गए मिलके 1500 मीटर। और ये कितने समय में तय कर रही है, समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो कितने समय में कर रहे हैं 1 मिनट में, तो हमें 1 मिनट में कितने, 1 सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो ये मीटर सेकंड में हो गया, मीटर सेकंड में। लेकिन यहाँ पे आंसर सब किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर हम मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो इसको हम 18/5 से गुणा करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं आगे 18/5, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कटा, इस 6 से इसको काटा तो 6 कम 6 6 12 6 3 18, 5 से इसको काटा तो ये जाएगा 3 बार, 5 3 15 0, और 30 और 3 को गुणा करेंगे आ जाएगा 90, तो इसका आंसर होगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। उनमें से पहला आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आदमी 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दूसरा आदमी पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें बताया गया कि दो आदमी एक निश्चित दूरी पे निश्चित गंतव्य पर पहुंचते हैं, यानी उनकी जो डिस्टेंस है जो दोनों द्वारा चली गई है दूरी, वो दूरी समान है। तो हम चाल, इसमें क्या होता है, चाल का सूत्र क्या, इसमें क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अगर उनका चाल बराबर है दूरी बटा समय, अगर उनकी दूरी समान है तो जो चाल का रेशियो होगा उसका उल्टा समय का रेशियो होगा, और जो समय का रेशियो होगा उसका उल्टा चाल का रेशियो होगा। तो इनकी दूरी समान है, तो इसमें चाल तो इसमें दी गई है, चाल बराबर कितने की दी गई है, 3 किलोमीटर और 3.75 किलोमीटर। पॉइंट हटा 2 जीरो यहाँ पे लगा दिया, तो इनको काटा तो 5 अंक 30 और जीरो, इसको काटा तो 5 अंक 30, 5 5 से काटा तो 5 अंक 30, जीरो 5 से काटा तो 5 7 35 और बच्चे कितने, 2 5 25। तो इसको 15 से काटा तो 15 चौक 60, 15 5 75। तो ये चाल का रेशियो है 4 5। तो समय का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, समय का रेशियो हो जाएगा 5 4। तो ये बता रहा है कि पहला आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ एक की वैल्यू यहाँ पे 1 मिनट एक वैल्यू पहुंच रही है, एक की वैल्यू आधा घंटा, तो इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 घंटे, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.5 घंटे। तो अब ये पूछ रहा है कि समय दूरी गंतव्य स्थान की दूरी, तो दूरी बराबर हमें पता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। तो इसकी चाल कितनी बताई गई है, 1 मिनट। चाल, तो चाल हमें किसी से भी निकाल लेंगे, चाहे पहले वाले आदमी के साथ 2.5 घंटे गुणा करके, चाहे दूसरे वाले को आदमी के साथ 2 घंटे गुणा करके हम चाल से तो दूरी निकल के आ जाएगी। जैसे अब हम पहले वाले आदमी की चाल क्या बताएगी, इसमें 3 घंटे, तो 3 घंटे आदमी की चाल बताएगी, वो 2.5 घंटे चलता है। तो 2.5 घंटे जाने पर अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 2.5 से गुना करेंगे तो 2.5 कितने, 2 दूनी 4, 1 5/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, इसको 5/2 लिख सकते हैं। तो 15/2, तो ये दूरी कितनी हो गई, 7.5। तो इसका आंसर होगा 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी औसत का बताया गया है। 15 17 20 25 32 और 35 का औसत कितना है। तो हमें इसका औसत बताना है, इसका औसत कितना है। तो इनमें क्या होता है, सबको पहले हमें जोड़ लेना होता है। ये जो संख्या है 15 17 20 25, तो इन सबको जोड़ेंगे तो इनका सबका जोड़ आएगा 144। ठीक है, आप जोड़ के देख लें 144 आएगा। और इनको फिर हम, ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, बच्चे 2, तो 6 चौक 24। तो इसका औसत कितना होगा, 24। औसत का सूत्र होता है, औसत का अगर हम सूत्र बताते हैं तो कुल संख्या कुल संख्या ऊपर लिखी जाएगी, कुल संख्याओं का योग ऊपर लिखी जाएगी, जितनी भी संख्या होगी उन सबको जोड़ के, और नीचे जो संख्या होगी उनको संख्या को जोड़ के उन संख्या से इसको डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल गया जाएगा। जैसे हमें क्या है, सभी संख्या को जोड़ा था 144, उनका योग था, संख्या थी 6, इनको हम डिवाइड करें तो 24, इसका आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ गया 24, औसत भी इनका 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की आयु 15 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु से 3 गुनी होगी। तो हम इस तरफ लिख देते हैं राम की आयु और इस तरफ लिख देते हैं सोम की आयु। तो राम की आयु कितनी है, 55 वर्ष, और सोम की आयु कितनी है, 25 वर्ष अभी। तो कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु से 3 गुनी थी। तो इनमें से हम ना ज़्यादातर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा, वो थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। मेरे हिसाब से इनको ऑप्शन से ट्राई कर लेना चाहिए। जैसे इसमें सबसे पहले हमने 7 लेके देखा, तो अगर 7, इसको 7 पहले कितने वर्ष पहले राम की आयु इसकी 3 गुनी होगी, तो हम इससे पहले बताना है, तो इसको 7 माइनस करेंगे तो इसमें होगा 48, और इसमें 7 माइनस करेंगे तो इसमें होगा 18। तो ये 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, तो ये 3 गुना नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 7 ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम इसी 10 को ट्राई कर लेते हैं उठा के। तो पहले इसके पास थी 55, और इस 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और इसके पास 25 है, 10 माइनस करेंगे तो 15। तो इसको गुणा करेंगे तो 15 एकम 15, 15 15 45। तो ये ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर होगा 10, और हम 10 करके टाइम बचत करते हुए आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4612 है। चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका सूत्र होता है A+B, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, A+B प्लस A×B/100। तो इसके चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, वरना इसको हम इस तरह ब्याज निकल जाएगा चक्रवृद्धि। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, 11 + 11 + 11 × 11/100, तो 11 और 11 22, प्लस ये हो जाएगा 11 और 11 121/10, तो 1.21,
इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23.21। इसका मान क्या इतना दिया गया है, 4642, 4642। इसको इस पॉइंट को उठाएंगे, इधर 2 जीरो आ जाएंगे, इसको काटेंगे हम तो ये पूरा दो 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 बार जाएगा, 2 बार गुना करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 4642 आ गया। तो ये पूरा पूरा चला जाएगा 2 बार और 2 जीरो। तो एक की वैल्यू है 200, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 20,000। तो वो संख्या कितनी है, 20,000। अब ये बता रहे हैं समान अवधि के लिए और समान दर है तो साधारण ब्याज बताना है। तो 11% की वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का हमें साधारण ब्याज बताना है, क्योंकि 2 वर्ष समान अवधि के लिए समान ब्याज दर है। तो हमें समान ब्याज दर तो साधारण ब्याज तो हर साल समान लगता है, तो 11 + 11 अगले साल भी 11, तो 11 और 11 कितने हो गए, 22। तो इसका 2000 का 22% निकालना है। तो इसका 10% हो गया 2000, 1% हो गया 200, तो 22 को हम 200 से गुणा कर लेंगे तो इसका 22% निकल जाएगा। 2 जीरो से जैसे लिख दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो इसका ब्याज हो जाएगा 4400। तो इसका आंसर है 4400। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 वर्षों के लिए निवेश की गई एक धनराशि 1775 पर 852 ब्याज मिलता है, प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर क्या है। तो 6 वर्षों के लिए निवेश की गई 1775 पर 852 ब्याज मिलता है, तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है। तो हमें 852 6 वर्ष में मिलता है, तो साधारण ब्याज का बताया गया है। तो साधारण ब्याज में हम क्या करते हैं, सीधा सीधा जो ब्याज होता है उसको वर्षों से डिवाइड कर लेते हैं। तो 852 को 6 से डिवाइड करें तो 6 को 8 से दिया है, तो 6 कम 6, फिर कितना बचा, 2 5, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 4, 6 चौक 24, कितना बचा, 1 और 2, तो 6 दूनी 12, तो 142। तो ठीक है, तो एक वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 142। तो इसने पूछा है कि साधारण ब्याज की दर। तो एक वर्ष में 142 रुपये मिलते हैं, कितने पे, 1775 पे। तो ये 1775 142 का कितना है, तो ये इसकी ब्याज दर है, गुणा 100 कर लेते हैं। इसमें हम 5 का दिया तो 5 दूनी 10 और जीरो, इसमें 5 दिया तो 5 5 एक 5 और 10, 5 15, 2 बचे तो 2 और 7 27, तो 55 25, फिर 2 बचे तो 55 25, फिर 5 का दिया तो यहाँ पे आएगी 4 और इसका दिया तो 5 7 5 7 35, 5 एकम 5। फिर 71 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और 2 से 8 से गुना करेंगे तो ये 8%। तो ब्याज की दर कितनी होगी, 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक है 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, इसमें 1 लीटर पानी भाप बन जाता है और शेष चीनी मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो एक एक तरफ है चीनी, एक तरफ है पानी, वाटर। तो इसमें बताया गया है कि 5 लीटर ओवरऑल है जिसमें 6% चीनी है। तो 6% चीनी है तो ये वाटर कितना हो गया, वाटर हो गया 94%। तो 5 का अगर हम 6% निकालेंगे, जैसे 5 का हम 6% निकाल लें तो बटा 100, इसका काटा तो 5 का 100 में दिया तो 2 5 दूनी 10 और 0 20, तो इनको कटा तो ये 3 सही 3/10। तो ये 6% की वैल्यू हो गई 0.3। तो इसके अंदर चीनी कितनी है, 0.3, बच्चा कुचा जो है पानी है, तो 5 में से 0.3 चला गया तो 4.7 ये पानी हो जाएगा। ठीक है, अब ये बता रहा है कि उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन के उड़ जाता है। जो चीनी है वो तो है जैसे कि रहेगी, ये पानी 4.7, इसमें से एक लीटर उड़ जाता है, सॉरी 1 लीटर उड़ जाता है। तो 1 लीटर उड़ने के बाद ये कितना पानी बचेगा, 3.7। तो ये बता रहा है कि शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चीनी का प्रतिशत जो पहले था वो भी अभी रहेगा 0.3, और अब मिश्रण मिश्रण कम हो गया क्योंकि पहले 4.7 था, अभी 3.7 है। तो 3.7 और 0.3 मिलके कितनी हो गई, 4, तो गुणा 100। तो पॉइंट हटाए, नीचे जीरो, एक जीरो से एक जीरो कटिया, और फिर 3 और 10 के हो गया 30 और बटा 4। तो इनको हम डिवाइड करें, 30 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 7.5। तो इसका आंसर होगा 7.5। शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत 7.5% होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि 1.5 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होता है। तो 1.5 दिन का कितना, 1.5 दिन में कितने घंटे होते हैं, 1.5 दिन में घंटे होते हैं, एक दिन में होते हैं 24 घंटा, और अगले आधे दिन में 12 घंटा, तो 24 और 12 कितने हो गए, 36 घंटे। तो ये बता रहा है कि 15 मिनट 36 घंटे कितना परसेंट है। तो 15/36 ये घंटे है, घंटे को मिनट बनाने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज के लिए गुणा 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 15 से 60 को काटेंगे तो 4 बार चल जाएगा, और 4 को हम 100 से करेंगे तो 25 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 25/36%। इसका 25/36% होगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 24,500 था। 1 मिनट, पेज चेंज कर लेते हैं।
इसमें बताया कि पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष इसका मासिक वेतन 38,640 है। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो पिछले वर्ष कितना था? 34,500, अभी है 38,640। तो कितना वृद्धि हो गया? इसको 38,500 मानो एक बार, तो 34 से 38 हुआ तो कितना बढ़ा? 4,000, फिर 140 और बढ़ गया तो 4,140। तो कितना बढ़ा? ये 4,140 किस पे बढ़ा है? इस पे पहले वाली संख्या पे। तो 34,500। तो 34,500 कितना परसेंट है ये बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसको हम देंगे तो ये जाएगा इसमें एक बार, फिर कितना बचेगा इधर? 400 में से 55 तो ये बच गया, 14 ये बच गया, तो हो जाएगा 9 और एक 6 जीरो, 5 और 4 9, 5 और एक 6 जीरो। फिर इसको 345 को 690 में देंगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 बार में 690 आ जाएगा। तो एक तो ये है और 2, तो ये कितना बढ़ा? 12% बढ़ा। ये तो इसका आंसर होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रम से विभाजित कर देगी? तो इसमें ऐसे बताना हमें इन दोनों का। तो इनमें से पहले जो संख्या दी गई है उनको घटा लेते हैं। 258 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 256। और 323 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 320। तो इनमें वो सबसे ऑप्शन में देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ में हम देख लेते सबसे बड़ी संख्या 132, लेकिन 132 से 320 और 256 में जाएगी नहीं। तो इससे जस्ट छोटी बाद में बड़ी संख्या देख लेते हो 64। तो 64 256 में भी जाएगी, 256 में 64 चली जाएगी 4 बार, और ये 64 320 में जाएगी 5 बार। तो ये दोनों में जा रही है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी 64। तो इसका एचसीएफ भी होगा 64, तो इसका आंसर भी होगा 64। इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, टाइम बचाने के लिए हमें ज़्यादा कभी कभी ऑप्शन में देख लेना चाहिए ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 148 370 का महसब क्या होगा? महसब ये इसका वापस एचसीएफ भी बताना है हमें। 148 और 370 का हमें एचसीएफ बताना है। तो इस एचसीएफ किस तरह निकलता है? एचसीएफ हमें ज़्यादातर ऑप्शन में चला जाना चाहिए, और बाकी एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इनके जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस से हमें 148 को डिवाइड करना पड़ेगा। फिर इसको जो जहाँ तक वो कट रहा है वहाँ तक काटेंगे, उसके बाद में जो बच जाए, जहाँ पे जीरो आ जाएगा भैया बच जाएगा, उस संख्या उसको फिर उठा के 370 से हम काटे जाएंगे, तो इसका एचसीएफ निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर हमें ऑप्शन में चले जाने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन से जल्दी हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। 148 और 370 से कटने वाले, तो सबसे बड़ी संख्या 148 है। 148 से तो कट रही है, लेकिन 370 से नहीं कट रही है। तो इससे छोटी संख्या इसका होगा मल्टीपल। तो इसका मल्टीपल 74 है। 74 148 से भी कट रहा है, 370 से भी कट रहा है, तो इसका एचसीएफ होगा 74। तो इसका आंसर हो जाएगा 74। और इस तरह हम टाइम बचा के नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। और ये हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम 90 मिनट होता है, क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व करना पड़ता है, तो हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करना है, इसलिए हमें ध्यान रखना है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको जोड़ बाकी करना है ब्रैकेट बोर्ड मास के नियम से हिसाब से। तो इसको हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहले ये इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 54 में हम 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 बार। 6 और 6 कितने होगा? 6 6 36। फिर 36 को 69 से माइनस करेंगे, तो 36 से हमें 69 को माइनस करना है हमेशा। तो 36 से अगर हम 69 को माइनस करेंगे तो बचेगा 43 बचेगा। फिर 43 को 63 से माइनस करेंगे हम, तो 43 को फिर 63 से यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। 43 माइनस करना है तो 0, 20 बचेगा। फिर 20 को 35 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 15, और 15 को 75 में भाग देंगे तो आएगा 5। तो इसका आंसर होगा 5। इस तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पता निम्न में से आवर्ती दशमलव ज्ञात करना है हमें। तो इसमें से आवर्त दशमलव क्या होता है? और दशमलव क्या होता है? और दशमलव होता है कि जो संख्या इस बार मतलब वही संख्या बार बार आते जाए वो पूरी तरह विभाजित ना हो, तो उसे और दशमलव कहते हैं। जैसे अभी इसमें से हम इसको देख लेते हैं 21/30। 21/30 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं, तो ये जाएगा पॉइंट लगेगा, ये जाएगा 210। 210 में 30 को हम करेंगे तो 7 बार जाएगा, 0.7। तो ये यहीं पे ख़त्म हो रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा है, इसलिए ये आवर्त दशमलव नहीं है। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट ऑप्शन है 21/90। तो 21/90 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा और यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा। फिर कितना बचेगा? 30। फिर 30 में जाएगा नहीं तो एक 0 और लगा देंगे, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 बार 27। फिर बचेगा 30,
और फिर एक जीरो और लगेंगे, 3 27, फिर ये आगे 3 3 3 3 आगे चलता रहेगा। तो इसका और दशमलव होगा, इसका आंसर होगा 0.2/3 के ऊपर वेन्युकुलम बार। इसका मतलब होता है ये संख्या बार बार है, तो इसका आंसर होगा 2/3 वेन्युकुलम बार। इसको और दशमलव कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग है। तो हमें ये तो पता ही है 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हो गए। जैसे 100 और 200 के बीच बताना है, तो 100 और 200, ये 100 किसका होगा 10, तो 10 से आगे कितने होगा 11, 11 का होगा 121, 12 का होगा 144, 13 का होगा 179, 14 का होगा 196 और 15 का होगा 225। तो 225 से हमें जाना नहीं है क्योंकि हमें 200 के अंदर ही जाना है। तो 1 2 3 4, तो इसका संभव 4 ही वर्ग बनेंगे 100 और 200 के बीच में। तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताया नेक्स्ट क्वेश्चन बताया कि एक दुकानदार ने मशीन को 70,000 में खरीदी और उस पर 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने उस मशीन को 15% कम कीमत पर खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता। मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो हमें बताना है मशीन का विक्रय मूल्य। हमें इसको, ये पहले इसको 70,000 में खरीदा लेकिन इसको 15% कम कीमत पर खरीदा होता। तो 70,000 को 15% कम कीमत निकालेंगे तो ये 70,000 है। इसको अगर 15% कम कीमत पर खरीदा होगा तो 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, यानी कि वह 20 की जगह 20 में खरीदता, लेकिन उसने 20 से 3 में कम खरीदा तो उसको 17/20 में खरीदा होता। तो इसको 17/20 निकालना है। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 3500। 3500 17 से गुणा करेंगे, 2 जीरो है जैसे कि जैसे लिख दिया। 70 5 85 का 5, आशल का 8, 17 कम 17, 17 34, 17 51, 51 और 8 कितना होगा 59। तो 59,500 में चीज़ को खरीदता, 59,500 में तो खरीदता और उसके बाद में उस पर वे कितना किया 5,000 का। तो इसको 5,000 इसमें ऐड कर लेंगे तो 0 0 0 0 5 9 और 5 हो गए, 14 का 4, असल को 1 6। तो 64,500 रुपये में वो उसके पास चीज़ पड़ जाती है अगर वो 15% कम में खरीदता। लेकिन ये बताया कि वो 15% कम में तो खरीदता, 15% कम में तो खरीदता, लेकिन वो 15% उसको खरीदता तो उसको 15% लाभ होता। तो लाभ ये 70,000 75,000 पे नहीं पूछ रहा है, तो वो इस पे बता रहा है कि इसका 15% लाभ पे होता। तो इसको हम 15% इसका लाभ निकाल लेते हैं। तो 64,500 को 15% लाभ का फ्रैक्शन मैंने बताया गया 3/20 होगा। तो यानी वो 20 की चीज़ को 23 में बेचेगा तो 23/20। 1 जीरो से 1 जीरो कटा, इसको हम डिवाइड कर काट देंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजू 20। तो इसको 23 से गुणा कर लेंगे हम, 225 को इस 23 से गुणा कर लेंगे तो संख्या आएगी वो इसका आ जाएगा। तो 3 पंजू 23 पंजू 15 का 5 और कितना बचेगा 115। तो जिसके लास्ट में ऑप्शन में देख लेते हैं 5 किस में है, वही आंसर होगा। तो 2 के अंदर 5 है, तो हम आगे निकाल के देख लेते हैं। तो 5 कितने रखे हम 11, फिर 23 दूनी 46, 46 और 11 कितने हो गए 6 और 1 7, 4 और 1 5 57। तो ये आ जाएगा 7, अभी भी 7 है तो आगे आगे 7 7, तो अभी 5 आगे लिख लेते हैं, अभी भी ऑप्शन में है। 23 दूनी 46, 46 और 5 कितने हो गए 51, 51 का 1, हासिल का 5, ठीक है। फिर आगे लिख दिया 23, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 तियाँ 69, 69 और 5 कितने हो गए 74। तो ये इसका आंसर होगा 74,175, 175। तो 74,175 इसका आंसर होगा। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 75 के क्वेश्चन पूरे हो गए। अब एक मेरा गलत हुआ था वो दिखा देता हूँ मैं। गलत हुआ जो कौन सा था, ये x से x प्लस 1/3 बराबर 3 है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। तो हमें x प्लस इसका मान की बात करें तो इसका मान, हमें इसका सूत्र होता है x प्लस 1/x है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा x स्क्वायर माइनस 2। तो इसका इस तरह सूत्र होगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा भूल गया था, मैंने एक्स स्क्वायर मैंने सोचा, मैं थोड़ा सा दिमाग में गलत हो गया था, इसलिए इसका मैंने 7 कर दिया। इसका आंसर होगा, जैसे अभी x प्लस 1/x का मान कितना है, x की जगह 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा है, यानी इसका 3 का स्क्वायर बताना है। तो 3 3 की 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7। तो इसका आंसर होगा 7, लेकिन मैंने इसका थोड़ा 6 कर दिया था, इस तरह गलत हो गया। एक क्वेश्चन ये है जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, थोड़ा सा जल्दी में। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मेरा स्टार्टिंग में खुला नहीं था और फिर बाद में फिर मैं वहाँ पे आया, तब तक मेरे पास कम टाइम बचा था, 10 सेकंड में थोड़ा पढ़ने में थोड़ा टाइम चला गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए और बी एक टंकी क्रमश 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। तो ए और बी एक बार 21 घंटे में भर सकता है, बी 18 घंटे में भर सकते हैं। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, 3 से ये 7 बार जा रहा है, ये 6 बार जा रहा है। तो 6 छंग 36, 6 7 42, 42 और 3 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, 4 जाते 12। तो इन दोनों का एलसीएम होगा 126। 18 का 26 कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 18 का
ये जाएगा 7 बार। 18 को हम 126 में 7 बार जाएगा और 21 में जाएगा ये 6 बार। तो अब ये पूछ रहा है कि दोनों यदि दोनों पाइप एक साथ खोल जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो 126 तो पूरा काम है और 6 और 7 कितने हो गए 13। तो इनको डिवाइड कर लेंगे तो 13.65, 13 6 18, 13 7 11, 13 नाम 117। तो 13 नाम 117। अब कितने बचे अपने पास बचे 6 तो ये और 3 वे वो। तो कितने बचे 9/13। तो इसका आंसर होगा 9 से ही 9/13। ऑप्शन देख लेते हैं। 9 से ही 9/13 तो है नहीं, 9 से ही 27/13 है। तो यही इसका आंसर होगा, लेकिन इसने बस 3 एक्स्ट्रा गुना किया तो हमें भी इसको 3 कर लेंगे। तो 9 से ही इसको 3 तो 9 ये 27 हो गया। 13 कम 13, 13 26, 33 39। तो इसको 9 से ही 27/39 या इसको ये इस तरह बात सेम है। तो इसका आंसर होगा 9 से ही 27/39। इसी तरह मैंने थोड़ा कम टाइम में कोशिश किया है, टाइम ज़्यादा तो हो गया होगा कि समझा सकूँ शायद। इसमें मुझे थोड़ा सा समझाने में आपको थोड़ा सा सही अच्छे से बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, लेकिन मैंने कोशिश की अच्छे से मैं समझा सकूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे लाइक कर देना। और मैं इसी तरह नेक्स्ट अभी आरपीएफ कांस्टेबल की जो भी मिनिमम होगा मैथ का, उसका मैं कोशिश करूँगा रोजाना मैं उसको सोल्व करा सकूँ। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी मैथ का सोल्यूशन करा सकूँ। अगर आपको आगे देखनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और आरपीएफ के मैथ के क्वेश्चन सोल्व किस तरह, अगर आपके क्वेश्चन में अटक रहे तो आप मेरे इस वीडियो को देख के आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, आप उसको आसानी से कैसे कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और थोड़ा सा मुझे थोड़ा समझाने में अभी थोड़ा बोलने में हेजिटेशन हो रहा है, थोड़ा अच्छे से घबराहट हो रही है, बोला नहीं जा रहा है अच्छे से, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। 1-2 वीडियो बना लूँगा, तब तक मैं थोड़ा सा अच्छा हो जाऊँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरे हिसाब से अच्छी लगेगी, आप अपने क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे कोई नहीं बन रहा है तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। और आप मेरी वीडियो को लास्ट में लाइक कर देना जरूर। और मेरे अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।